नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं 12 साल की थी तभी मेरी शादी एक 25 साल के आदमी से करवा दी गई। मैं उस वक्त बेहोश हो गई। बेहोशी के हालात में ही मैं ससुराल आई थी। जब मुझे होश आया तो मेरे करीब वही आदमी था जो मेरे बदन को छू रहा था। मैं डर गई। मैंने कहा, अंकल मुझे छोड़ दो, लेकिन उस इंसान ने मेरी एक न सुनी। जब मैंने पलटकर अपने बिस्तर को देखा तो मैं फिर से बेहोश हो गई। दोस्तों, आगे की कहानी सुनने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, क्योंकि ऐसी कहानियां हम हर रोज लेकर आते हैं। दोस्तों, मैं राजस्थान की रहने वाली हूँ। मैं बहुत ही ज्यादा गरीब फैमिली से हूँ। मेरी कहानी शुरू होती है मेरे गांव से। यहाँ एक छोटा सा गांव है। हम 2 बहनें थी। मेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहती थी। मेरी माँ के आंतों में गांठ हो गया था, जिसका ऑपरेशन करना बहुत जरूरी था। उस वक्त मेरी उम्र 10 साल की थी जब मुझे पता चला कि हमारी माँ को कैंसर हो गया है और उसका ऑपरेशन जल्द से जल्द करना है, नहीं तो माँ के बचने का कम चांस है। मेरे पापा के पास पैसे नहीं थे। हम बहुत गरीब थे। जब घर में खाने पीने के भी लाले पड़े होते थे, पास के खेतों से सब्जियां चुराकर हमें काम चलना पड़ता था। हम लोग कहते थे कि क्या ऊपर वाला हम पर कभी तरस नहीं खाएगा, ऐसे ही हमारी लाइफ बीतती रहेंगी। एक दिन माँ की तबीयत इतनी खराब हो गई कि हम लोग अपनी माँ को लेकर दिल्ली के ऑल इंडिया मेडिकल आ गए। वहाँ के डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ दी, जिससे कि माँ को थोड़ा बहुत आराम मिला। ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ हम अपनी माँ को लेकर नहीं गए थे। रिश्तेदारों ने तो अपना मुंह मोड़ लिया था, किसी ने भी हमारी कोई मदद नहीं की। पापा घर के बाहर ही समोसे और गोलगप्पे का ठेला लगाते थे और बेचते थे। उसमें से जो भी पैसे आते थे उसे ही हमारा घर का गुजारा चलता था। हम अपनी माँ को दिल्ली से घर लेकर आ गए थे। इसी तरह से हमारा टाइम बीत रहा था। देखते देखते 3 साल हो गए थे। मैं 14 साल की हो गई थी। एक दिन पड़ोस वाले आंटी मेरे घर आई माँ से मिलने। आंटी ने पापा से कहा, पास के ही गांव से एक रिश्ता आया है दर्शना के लिए। मेरे पापा तो खुश हो गए थे। माँ भी बेचारी सोचने लगी, चलो मेरे मरने से पहले मेरी बेटियों की शादी हो जाएगी। मैं भी बहुत खुश थी। पापा थोड़ा सा टेंशन में आ गए थे। शादी के लिए हमारे पास पैसे तो नहीं थे, लेकिन किसी तरह से पापा ने उस आंटी को कह दिया कि ठीक है, हम रिश्ते के लिए तैयार हैं, लेकिन लड़का क्या करता है आंटी ने कहा, उसकी फिक्र आप मत करो भाई साहब, लड़का बहुत ही अच्छा काम करता है, विदेश में स्टोर मैनेजर है और लड़के के पापा का अपना दुकान है। पापा ने कहा ठीक है। आंटी ने कहा, अच्छा ठीक है, लड़के वालों को मैं कह देती हूँ कि वे लोग आकर ब्याह कर दर्शना को ले जाएंगे। पापा कहने लगे कि जैसा वह लोग चाहेंगे वैसा ही होगा। आंटी कहने लगी, वह लोग 15 दिन के अंदर अंदर ही वह शादी करना चाहते हैं, क्योंकि उनका बेटा विदेश से आया हुआ है और फिर 3 महीने बाद वापस भी चला जाएगा। पापा किसी तरह तैयार हो गए। पापा गांव के कुछ लोगों से मदद मांगी तो उन्होंने 1 लाख का इंतजाम कर लिया। इसी तरह शादी के सारे चीजों की बंदोबस्त हो गई थी। मैं भी खुश थी। आज बारात आने वाली थी। मेरी बाजी की आज शादी हो जाएगी। मैं यह सोचकर ही खुश थी। जब बारात दरवाजे पर आई तो मैं दूल्हे को देखने चली गई, लेकिन यह क्या, यहाँ तो सिर्फ बाजी की शादी थी और दूल्हे मुझे 2 नजर आ रहे हैं। मैं अपनी बाजी के पास गई और बोली, दर्शना बाजी, आपके 2 दूल्हे हैं। मैंने देखा बारात आ गई है। बाजी कहने लगी, अरे पागल हो क्या, दूल्हा एक ही होगा, वह कोई और होगा। मैंने कहा, नहीं बाजी, मैं सच कह रही हूँ। मैं सोच में पड़ गई। पापा जल्दी से मेरे पास आए और कहने लगे, जरीना तुम भी तैयार हो जाओ हो, बड़ी बाजी को भी तैयार करके स्टेज पर ले आओ। मैंने कहा ठीक है पापा। मैं बाजी को स्टेज तक लेकर गई। पड़ोस वाली आंटी आई और बाजी को दूल्हे के पास बिठा दिया और मैं उस तरफ चली गई जिधर खाना पीना मिल रहा था।
लोग खाना खा रहे थे और मैं भी खुश थी, खाना खाने लगी। मुझे तो पता भी नहीं था आज मेरी भी शादी है और मैं अपनी ही शादी का खाना खा रही हूँ। मैंने पेट भरकर खाना खाए और इधर उधर खेलने लगी और खेलते हुए स्टेज तक आई बाजी की शादी देखने के लिए। अचानक से आंटी मुझे पकड़कर बोली, तुम इधर क्यों खड़ी हो? जाओ, दूसरा दूल्हा तुम्हारा है, उसके साथ बैठो। आंटी ने जबरदस्ती उसके बगल में बिठा दिया। मैं बोली, आंटी यह क्या कर रही हैं आप? आंटी बोली, अरे पागल लड़की, आज तुम्हारी भी तो शादी है, तुम्हें पता नहीं तुम्हारी बाजी के साथ साथ तुम्हारी भी शादी है। यह सुनकर तो मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं। क्योंकि मैं इतनी छोटी थी, मेरी उम्र सिर्फ और सिर्फ 13 साल की थी। मेरी तो अभी तक पीरियड भी नहीं आते थे, फिर मेरी शादी कैसे हो सकती थी। मैंने जल्दी आंटी का हाथ छोड़कर पापा के पास गई। मैंने पापा से कहा, यह सब क्या है? पापा, मेरी शादी तो बाजी की थी ना, फिर मेरी शादी क्यों की जा रही है? आंटी यह क्या कर रही है? मेरी शादी भी है क्या? आंटी सच कह रही है मेरी प्यारी बेटी। पापा कहने लगे, हाँ बेटा, तुम्हारी भी आज ही शादी है मेरे बच्ची, यह मेरी मजबूरी है, तुझे शादी करनी ही पड़ेगी। यही तेरी माँ भी चाहती है और हाँ, तेरी माँ को भी तो पता है कि आज तुम्हारे और बड़ी बाजी दोनों की शादी है। बेटी मुझे माफ कर दे और मेरे लिए और अपनी माँ के लिए यह शादी कर लो। मैं अपने पापा के आंसू देख नहीं सकती थी। पापा की आंखों में आंसू देखकर मैंने कह दिया, ठीक है पापा, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैं चुपचाप जाकर दूल्हे के बगल में बैठ गई। माँ की तबीयत शादी वाले दिन बहुत ज्यादा खराब हो गई। माँ को जल्द अस्पताल में एडमिट कर दिया गया। माँ को अटैक आया था। वह मेरे बारे में इतना सोच रही थी कि सीधे उनके दिल पर असर पड़ा था। मैं तो अभी तक गुड़िया से ही खेलती थी। मैं पढ़ने भी जाया करती थी, गुड़ियों से खेलती रही और आज मेरी शादी थी। मेरी बाजी की उम्र 16 साल की थी। आज मेरी जिंदगी का हर कुछ यहाँ पर खत्म हो चुका था। हमारी शादी हो चुकी थी, हम दोनों बहनों को विदा कर दिया गया था। मैं अपने ससुराल गई। मैं कैसे आई, किसके साथ आई, मुझे कुछ भी होश नहीं था। क्योंकि शादी होने के बाद विदाई के समय रास्ते में मैं बेहोश हो चुकी थी। बेहोशी के हालत में पूरे 6 घंटे सफर करने के बाद होश आया। मैंने आँख खोली तो सामने मेरी बहन थी। तो मुझे इतनी ज्यादा टेंशन नहीं हुई कि चलो कोई नहीं, बाजी मेरे साथ है। ससुराल में मेरे सास ससुर और मेरे पति और मेरी बहन और जीजा थे। बाजी ने घर की सारी जिम्मेदारी उठा ली थी। मैं तो यूं ही खेलती रहती थी। मेरा पति अजीब नजरों से मुझे देखता करता था। मैं उसके देखने से डर जाती थी और डर कर बाजी के पास चली जाती थी। खैर जो भी था, देखते ही देखते 5-6 महीना बीत गया था और मेरी मासिक धर्म भी आ गई थी। देखते ही देखते हफ्ता बीत गया और मासिक धर्म खत्म हुआ। और जिस दिन मासिक धर्म खत्म हुआ उसी रात मुझे एक कमरे में दुल्हन की तरह सजाकर बैठा दिया गया था। मैं दुल्हन बनी बैठी हुई थी। तभी देखा कि मेरा पति कमरे में आ रहा है। उसे देखकर मैं डर गई थी क्योंकि वह बहुत ही नौजवान और हट्टा कट्टा आदमी था। उसकी उम्र लगभग 25 साल की होगी। वह मेरे पास आया, मेरे चेहरे को छूने लगा, मेरे बालों को सहलाने लगा। मैं डरकर कांप रही थी। मैं कह रही थी, अंकल मुझे छोड़ दो। वह गुस्से से मेरी तरफ घुरा और कहने लगा, सुनो, मैं तुम्हारा अंकल नहीं हूँ, मैं तुम्हारा पति हूँ। मैंने कहा ठीक है। मैं डर से कांप रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ। लेकिन मैं कह रही थी कि आप मुझे ऐसे क्यों टच कर रहे हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। वह कहने लगा, अरे पागल, तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हारा पति हूँ और मेरा अधिकार है, मैं तुम्हें कहीं से भी छू सकता हूँ। तुम्हें पता है पत्नी और पति के बीच में क्या होता है। मैं जानता हूँ तुम्हें नहीं पता होगा, इसलिए मैं तुम्हें आज बताऊंगा कि पति पत्नी के बीच क्या होता है। तुम डरो नहीं, मैं तुम्हारे पास तुम्हें डराने के लिए थोड़ी आया हूँ, मैं तो तुमसे प्यार करने के लिए आया हूँ। ऐसा कहकर मुझे अपनी बाहों में भर लिया था।
और मैं उसे मना करती रह गई, मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मुझे छोड़ दो, मुझे यह सब नहीं करना। लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी और दरिंदों की तरह रात भर वह मुझे नोचता रहा। उसे मुझ पर जरा सी भी तरस ना आई। उसे पता था मैं इस लायक नहीं हूँ। तब भी फिर सुबह हुई तो मेरा पूरा शरीर दर्द से फट रहा था। मैं दर्द से तड़प रही थी और रो रही थी। सुबह मेरी बाजी मेरे कमरे में आई और मुझे बिस्तर समेट उठाकर बाहर ले आई और मुझे नहला धुला कर कपड़े पहना कर वह मुझे आराम करने के लिए कह दिया। खाना बनाने खुद ही चली गई। मेरे लिए वह खाना लेकर आई। मैंने खाना खाया और सो गई। मैं बहुत रो रही थी। अपनी बाजी को कह रही थी, बाजी आप मुझे छोड़कर नहीं जाना, वह दरिंदा मेरे पास आ जाएगा, मेरे साथ फिर से वह सब करेगा। बहुत अजीब इंसान है, उसने मेरे साथ बहुत गलत किया। बाजी कहने लगी, घबराओ नहीं जरीना, सब ठीक हो जाएगा, देखना तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, बिल्कुल पहले जैसा खेलने कूदने लगोगी, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। देखो मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास ही हूँ। बाजी मुझे समझाकर कमरे से जा चुकी थी। मैं सो गई। देखते ही देखते 1 महीना भी बीत गया। तभी मुझे उल्टियाँ आने लगी और मैं चक्कर खाकर आंगन में गिर पड़ी। मेरी सास और बाजी दौड़कर मेरे पास आई और उन्होंने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया तो बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं तो डॉक्टर की बातें सुनकर समझ ही नहीं पाई थी कि यह सब क्या होता है डॉट, और यह लोग क्या कह रहे हैं, मैं प्रेग्नेंट हूँ डॉट, यह कैसी बीमारी है डॉट। मुझे नहीं पता था कि प्रेग्नेंट का मतलब क्या होता है डॉट। लेकिन अच्छी बात यह थी कि उसी दिन पापा घर आए और कहने लगे माँ बिल्कुल ठीक हो गई है। यह कैसा चमत्कार था। आज पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और आज ही पता चला कि माँ ठीक हो गई है। मैं तो डर गई थी कहीं माँ परेशान ना हो जाए यह सुनकर कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। खैर माँ ठीक हो चुकी थी। इस बात की मुझे बहुत खुशी थी। लेकिन अब तो मेरी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी, क्योंकि मेरी शादी ऐसे इंसान चुकी थी जिसका मेरे साथ कोई जोड़ नहीं था। कुछ दिनों बाद मुझे पता चला मेरे पति ने अपने माँ बाप से छुपा कर एक और शादी कर रखी थी। वह लड़की मेरे सास ससुर को पसंद नहीं थी। मुझे इन सारी बातों की कोई जानकारी नहीं थी और ना ही मुझे समझ आती थी। मैं सोचती थी चलो एक और पत्नी है तो उसमें मेरा क्या बिगड़ेगा डॉट। मेरी तो अब उस इंसान के साथ शादी हो चुकी है, अब तो यह मेरा पति है। इस तरह से टाइम बीत रहा था। धीरे धीरे 5 महीना बीत चुका था और इन 5 महीने के अंदर अंदर मेरा पेट फूलने लगा था। मैं डर गई थी। मैं अपनी सास के पास गई और कहने लगी कि माँ जी मेरा पेट क्यों बाहर को आ रहा है डॉट, मेरे पेट में ऐसा क्या हुआ है डॉट। मेरी सास ने मुझे कहा कुछ नहीं बेटा ऐसा होता है, तुम जाकर आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं अपनी बाजी के पास गई। मेरी बाजी भी इतना नहीं जानती थी, लेकिन उन्होंने कहा कि देखो जरीना तुम प्रेग्नेंट हो, इसका मतलब होता है कि तुम्हारे अंदर एक नन्हा सी जान पल रही है। इस नन्ही की जान को कुछ ही दिनों में तुम जन्म दे दोगी। मेरी बाजी तो बहुत खुश थी। शादी के 3 महीने के बाद जीजा जी कतर चले गए थे। वह वहीं पर जॉब करते थे और वह तो बहुत अच्छे इंसान थे। बाजी भी जीजा को बहुत चाहती थी। बाजी की बातें सुनकर मैं चुप हो गई और चुप्पी से अपने कमरे में आकर बैठी थी। तभी मेरा पति आया और कहने लगा सुनो तुम अपना सामान बांध और इस घर से चलती बानो, मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रहूंगा। मैं अब मुनीफा के साथ रहूंगा। वह मेरी बीवी है और मैं उसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। वह तो मेरे मम्मी पापा की जिद थी कि मैं तुमसे शादी करूं, क्योंकि वह चाहते थे कि मैं लव मैरिज ना करके उनके पसंद की लड़की से शादी करूं और मैं किसी गांव की लड़की से शादी करूं। तो मैंने उनके कहने पर शादी कर ली थी। लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, इसलिए तुम अपना सामान बांधो और निकलो यहाँ से। मैं घबरा गई क्योंकि अब मैं शादी का पूरा मतलब जान चुकी थी और यह आदमी जो कह रहा था वह मुझे छोड़ने की बातें कर रहा था और मैं ऐसा नहीं कर सकती थी और मुझे नहीं छोड़ सकता था।
क्योंकि मेरे पापा ने हमारी शादी पर बहुत पैसे खर्च किए थे। पूरे 1 लाख उन्होंने जमा करके लोगों से मांग करके हमारी शादी की थी। और यह आदमी मुझे छोड़ देगा तो मेरे पापा जीते जी ही मर जाएंगे। मेरा क्या होगा और मेरे बच्चे का क्या होगा। मैं रोती हुई अपने सास ससुर के पास गई। बाजी भी वही थी। मैं रो रो कर कहने लगी कि देखिए जोरान जी क्या कह रहे हैं कि वह मुझे नहीं रखेंगे। मेरी सास परेशान हो गई। मेरे ससुर जी मेरे पति को समझाने लगे कि देखो तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें उसके साथ ही रहना पड़ेगा। जरीना बहुत अच्छी लड़की है और यह तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हें जरीना के साथ ही रहना होगा। मेरे पति को सारे लोग समझा रहे थे लेकिन वह किसी का नहीं सुन रहा था। यह सब देखकर मेरे अंदर अजीब सी बेचैनी होने लगी। मैं अचानक से सीरियस हो गई। मेरे पति मुझे हॉस्पिटल लेकर चले गए। मैं कम से कम 4-5 हॉस्पिटलों से ट्रांसफर होकर इस अस्पताल में जा रही थी क्योंकि डॉक्टर कह रहे थे कि बच्चे या माँ में से हम किसी एक को बचा सकते हैं। डॉक्टर मेरे पति पर गुस्सा कर रहे थे। उसकी उम्र का तो लिहाज कर लिया होता कि कितनी कम उम्र की लड़की है और माँ बनने वाली है और उसकी डिलीवरी करवाना बहुत मुश्किल है, हमें बहुत रिस्क उठाना पड़ेगा। उस वक्त मेरे ससुराल वालों ने कहा आप बच्चे को बचाएं, माँ का क्या, माँ तो हम दूसरी भी ले आएंगे, आप हमारे खानदान के चिराग को बचाइए। मेरे पति ने पेपर पर साइन कर दिए लेकिन यह मेरी खुशनसीबी समझो या मेरी बदकिस्मती, मेरा बच्चा भी बच गया और मैं भी बच गई। मेरे माँ बाप दोनों अस्पताल आए और मेरे पति ने मुझे मेरे माँ बाप के साथ मुझे भेज दिया। जब मेरा बच्चा 3 महीने का हुआ तो मेरा पति आया और मेरे बच्चे को मुझसे छीन कर ले गया। मेरा पति कहने लगा कि जरीना मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, मैं अपनी पहली पत्नी के साथ रहूंगा और अपने बच्चे को मैं उसी के गोद में डाल दूंगा। मेरा पति मेरा 3 महीने का बच्चा छीन कर ले गया। पापा जब घर आए तो मैंने अपने पापा को रो रो कर बताया। माँ भी रो रही थी। मेरे पापा मुझे समझाने लगे, कहने लगे जरीना तुम परेशान ना हो, तुम्हारे ससुराल वाले पढ़े लिखे लोग हैं, वह अच्छे लोग हैं, हो सकता है वह लोग नाराज हो तुमसे इसलिए ऐसा कर रहे हो। ऐसा करो तुम वापस अपने ससुराल चली जाओ और वहाँ पर जाकर सबको मनाओ, तुम्हारे ससुराल वाले जरूर मान जाएंगे। पापा ने मुझे मेरे ससुराल पहुंचा दिया और दरवाजे से ही पापा यह कहकर चले आए कि बेटी अपनी बाप की इज्जत बचाना और अपना परिवार बचाना तुम्हारा काम है, इन मामले में नहीं बोल सकता। तुम देखो अपने घर को टूटने से बचा लो और देखो ससुराल वालों के ताने चुप्पी से बर्दाश्त कर लेना। मैंने कहा ठीक है पापा, इतनी छोटी सी उम्र में मुझे इतनी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। मैं इतने कम उम्र में 14 साल की उम्र में ही माँ बन गई थी। मैं बदकिस्मती से बच गई थी। मैं अपने बच्चे के लिए यहाँ रहने के लिए मजबूर थी। माँ बनना किसे कहते हैं यह मुझे आज एहसास हुआ था। मुझे मेरे बच्चे के साथ रहना था। मैं ससुराल पहुंची तो सीधे अपने कमरे में अपने बच्चे के पास गई। मैंने अपने बच्चे को गोद में उठा लिया और सीने से लगा लिया। उस वक्त मेरा पति मेरे कमरे में था। उन्होंने दरवाजा बंद किया, बच्चे को खींचकर बेड पर रख दिया। उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया और बेल्ट निकालकर मेरे बदन पर बेल्ट मार मार कर उसने मेरे प्राइवेट पार्ट पर भी इतना मारा कि मैं तड़प उठी थी। बाहर मेरे सास ससुर दरवाजा खोलने को कह रहे थे। मेरी बहन भी चिल्ला रही थी, रो रही थी। मैं अपने पति से हाथ जोड़ रही थी, प्लीज मुझे इस घर से मत निकालो, मैं अपने बच्चे के साथ रह लूंगी, मैं आपकी दूसरी पत्नी को भी बर्दाश्त कर लूंगी, मुझे इसी घर में थोड़ी सी जगह दे दो। लेकिन वह जल्लाद नहीं माना और मुझे घसीटता हुआ घर से बाहर निकाल दिया। मैं रोती हुई घर से बाहर निकल गई। अब मैं अपनी किस्मत को कोस रही थी। मैंने खुद को मारने की कोशिश की। मैंने सोच लिया था कि आज मैं अपनी जिंदगी खत्म कर लूंगी, लेकिन बदकिस्मती से मैं मर भी नहीं पाई। मेरी बहन को भी मुझ पर किया हुआ जुल्म बर्दाश्त ना हुआ, वह भी उस घर को छोड़कर चली आई। मैं थाने गई लेकिन मेरी किसी ने न सुनी। मैंने पुलिस वाले से रिक्वेस्ट किया लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया था।
उसने कहा कि देखो केस मत करो क्योंकि तुम लोग इतने अमीर नहीं हो, केस मुकदमा में बहुत पैसा लगेगा। तुम गरीब लोग हो, तुम्हारा कोई साथ देने वाला नहीं है। मैं भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वह पैसे देकर केस जीत जाएंगे, इसलिए ऐसा करो तुम मुझसे बात कर लिया करो। यह सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा ठीक है साहब, आपको जो कहना था वह कह दिया। मुझे क्या करना है आपको बताने की जरूरत नहीं है। मुझे उस इंसान के साथ अब नहीं रहना, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे बच्चे को मुझे दिलवा दो। और वह पुलिस कहने लगा बच्चा तुम्हें नहीं मिल सकता, वह बच्चा तुम्हारे पति को ही दिया जाएगा क्योंकि उसका पालन पोषण वह अच्छे से कर सकता है। तुम अभी 15-16 साल की बच्ची हो और बच्चा तुम्हें तभी मिल सकता है जब तुम 18 साल की होगी। मैं पुलिस वालों के हाथ जोड़ने लगी। मैं बोली साहब कुछ भी करो लेकिन मुझे मेरा बच्चा दिलवा दो। वकील कहने लगी कि ठीक है मैं कोशिश करता हूँ, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि बच्चा तुम्हें मिले, बस तुम 1 लाख का इंतजाम करो। मैंने 1 लाख का इंतजाम कर लिया और वकील और पुलिस को दे दिया, लेकिन मेरी बदकिस्मती यहाँ भी देखो रंग ले आई। मैं केस हार गई और बच्चा मेरे पति को मिल गया। मैं अपने पति के सामने हाथ जोड़कर खड़ी थी कि बच्चा मुझे दे दो। उसके पैर पड़ गई, उससे भीख मांगने लगी। मैंने उसे कहा कि मुझे मेरा बच्चा दे दो प्लीज, वह बिन माँ के मर जाएगा, अभी बहुत छोटा है, उसे मेरी जरूरत है। लेकिन उस इंसान को उस मासूम बच्चे पर जरा सा भी तरस नहीं आया और सीना चौड़ा करके कहने लगा देखो माँ का इंतजाम तो मैं कर लिया है। देखो मेरी पहली पत्नी प्रेग्नेंट थी, लेकिन बच्चा दुनिया में आने से पहले ही ऊपर वाला को प्यार हो गया है और मैं यह दूसरा बच्चा किसी कीमत पर नहीं खोना चाहता क्योंकि मेरी पहली पत्नी अब कभी माँ नहीं बन सकती, इसीलिए तो मैं यह केस जीत गया हूँ। तुम्हें क्या लगता है कोर्ट ने मुझे यूं ही बच्चा दे दिया है? बच्चे के पास माँ भी है और बाप भी, तुम्हें ज्यादा बच्चे की फिक्र करने की जरूरत नहीं। वकील का कहना था कि बच्चा आपको नहीं मिल सकता। एक थी आपकी उम्र 18 साल की नहीं हुई है, लेकिन आप बहुत छोटी हैं। आप बच्चे की जिम्मेदारी नहीं उठा सकती। उनका यह कहना था कि मैं वहीं बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। मम्मी पापा ने मुझे किसी तरह संभाला और मुझे घर लेकर आए। मुझे होश आया तो मैं सिर्फ अपने बच्चे को ढूंढ रही थी। मुझे बहुत रोना आ रहा था। मैं दीवारों में सर दे देकर अपने आप को मार देने की कोशिश कर रही थी। मुझे मेरा बच्चा बहुत याद आता था। इसी तरह से करते करते काफी दिन बीत गया। पापा ने मुझे रिश्तेदार के घर भेज दिया। मैं खाला के घर आ गई। मैं यहाँ खाला के घर 4 साल तक रही। खाला का एक बेटा जरगम था। जरगम मुझे बहुत अच्छा लगता था। वह पढ़ा लिखा था, मेरी सारी हकीकत उसे पता थी। मैंने अपने बीते हुए कल के बारे में उसे सब कुछ बता दिया था। जरगम हर समय मुझे हंसाने की बहुत कोशिश करता, बहुत खुश रखने की कोशिश करता था। जरगम बहुत अच्छा लड़का था। वह अच्छी नौकरी करता था, उसकी इनकम भी काफी अच्छी थी। उसने मेरी आगे पढ़ाई कंप्लीट करवाई। मैं यहाँ बहुत खुश थी। पापा से बात करती रहती थी। पापा को बताती थी कि मैं यहाँ पर बिल्कुल ठीक हूँ। मैं भी पापा से कह देती माँ परेशान ना हो और बाजी को कहो कि वह जीजा जी को मना ले और जीजा जी के साथ ही बाहर विदेश चली जाए। मेरे जीजा जी कतर में काम करते थे। जीजा जी की कोई गलती नहीं थी, वह उन जाहिलों के साथ नहीं रहते थे। मेरे कहने पर बाजी ने जीजा जी के साथ रहने का फैसला कर लिया। जीजा जी बाजी को विदेश कतर ले गए। वह अपनी जिंदगी में खुश रहने लगी। मुझे भी बहुत खुशी हुई थी क्योंकि मेरी वजह से बाजी वह घर छोड़कर आ गई थी। बाजी ने कहा कि मैं उस घर में नहीं रह सकती। जीजी तैयार हो गए और उन्होंने बाजी को कतर में ही बुला लिया। खैर अब मेरे मम्मी पापा भी अच्छी से रह रहे थे। मैं उनसे बातें करती रहती थी। इधर जरगन और मेरी खाला पूरी कोशिश करते थे कि मैं अपनी पुरानी यादों को भूल जाऊं। मेरे साथ जो भी हुआ है वह मैं सब भूल जाऊं, लेकिन मैं कैसे भूल सकती थी वह सारी बातें, वह सारे हालात जो मेरे साथ बीते थे, जो जख्म आज भी मेरे बदन में मौजूद है।
एक दिन मैं रो रही थी, तभी जरगन मेरे पास आया और कहने लगा, जरीना तुम बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं? मैंने जरगन से कहा, हाँ बोलो, क्या कहना चाहते हो? जरगन कहने लगा कि तुम्हें अगर दोबारा शादी करने का मौका मिले तो तुम क्या करोगी? मैंने कहा, बिल्कुल नहीं, मुझे नफरत है शादी के नाम से। मैं अपनी जिंदगी में कामयाबी हासिल करना चाहती हूँ। मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। खाला ने कहा, ठीक है जरीना, अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम्हें अच्छा लड़का मिले तो क्या तुम शादी नहीं कर सकती जरीन? मैंने कहा, बिल्कुल नहीं। अच्छे तो वह लोग भी थे, पढ़े लिखे थे, लेकिन क्या हुआ बाद में जब हकीकत सामने आई तो मेरे साथ क्या हुआ? इतनी छोटी सी उम्र में मैं बहुत कुछ देखा है, मुझे शादी के नाम पर डर लगता है। जरगन कहने लगा, जरीना तुम क्यों डरती हो? मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, देखो तुम बुरा ना मानो, क्या तुम मुझसे शादी कर सकती हो? जरगन की ऐसी बातों से मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। यह कैसे हो सकता है? जरगन मेरे बारे में हर कोई जानता था और इतना कुछ जानते हुए जरगन मुझसे शादी कैसे कर सकता था? जरगन एक बहुत अच्छा लड़का है, उसे तो कोई भी लड़की मिल सकती है और इतना अच्छा नौकरी करता है, फिर वह मुझ जैसी लड़की से शादी करने के लिए तैयार कैसे हो सकता है? जरगन कहने लगा, देखो जरीना, मैं माँ से बात करूँगा, तुम एक बार हाँ कह दो तो तुम्हारी जिंदगी में जो भी दुख है वह मैं सारे खत्म कर दूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हारे जिंदगी के सारे जख्म को मैं मिटा दूंगा अपनी मोहब्बत से। और सच कहो तो जब से तुम आई हो ना मेरी जिंदगी में, तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ, तुम्हारे इस मासूम चेहरे से। तुम्हें पता है तुम बहुत अच्छी लड़की हो। मेरी माँ को भी इस बात से कोई एतराज नहीं होगा, मैं माँ को मना लूंगा। मैंने जरगन से कहा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ। कभी नहीं खाला, कभी नहीं मानेंगी। और इस रिश्ते के लिए जरगन कहने लगा, अगर मान गई तो तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? मैंने कहा, मैं सोच कर बताऊंगी। जरगन, मैं अभी भी उन सारी बातों को भूल नहीं पाई हूँ। मैं अपने बच्चे को आज भी याद करती हूँ। मेरा दिल तड़प उठता है, मैं अपने बच्चे को पाना चाहती हूँ, अपने बच्चे को छूना चाहती हूँ, उसके साथ रहना चाहती हूँ, पर मेरी किस्मत तो देखो, उसे सीने से भी नहीं लगा सकती। जरगन कहने लगा, जरीना देखो, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन तुम जिंदगी भर अकेली नहीं रह सकती हो ना, तुम्हें किसी के साथ की तो जरूर होगी। तुम अकेले जिंदगी कब तक बिताओगी? जरगन मेरे करीब आया और कहने लगा, देखो जरीना, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारे लिए मैं तुम्हारे बच्चे को भी अपने को तैयार हूँ। तुम एक बार हाँ कह दो, मैं तुमसे शादी करके तुम्हारा बच्चा भी जरूर वापस लाऊंगा और तुम्हारे गोद में लाकर रख दूंगा। जरगन का इतना कहना था, मैं फूट फूट कर रोने लगी थी और जरगन के सीने से लग गई थी। जरगन ने मुझे अपनी बाहों में भर लिया था। तभी खाला ने हमें देख लिया। जरगन खाला के पीछे पीछे चला गया और अपने कमरे में जाकर खाला को पूरी कहानी सुनाई कि मैं जरीना से मोहब्बत करने लगा हूँ। जरगन ने पूरी कोशिश की खाला को मनाने की। खाला ने कहा, जरगन मुझे तो जरीना बहुत पसंद है और मैं जरीना को अपनी बहू भी बनना चाहती थी, लेकिन मुझे डर था कि कहीं तुम मुझसे नाराज ना हो जाओ। जरगन यह बात सुनकर खाला के सीने से लग गया था। खाला और जरगन मेरे कमरे में आए। खाला ने कहा, जरीना मेरी बच्ची, तुम्हें बहुत दुख मिले हैं, मैं चाहती हूँ तुम जरगन से शादी कर लो और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करो। तुम अपने सारे परेशानियाँ और दुखों को भूल जाओ, अपनी सारे बीते हुए पल को भूल जाओ और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करो। मैं अपने खाल के सीने से लग गई और मैं इस रिश्ते के लिए तैयार हो गई। खाला ने माँ को और पापा को भी बुला लिया। पापा ने हमारी शादी बड़ी धूमधाम से करवाई। आज मैं जरगन की दुल्हन बनकर उसके कमरे में बैठी हुई थी। जरगन मेरे कमरे में आया और उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया, अपनी मोहब्बत से मुझे भिगो दिया। आज मैं बहुत खुश थी। धीरे धीरे वक्त इसी तरह बीत रहा था और 4 महीने बीत गए। एक दिन जरगन मेरे पास आया और कहने लगा, जरीना चलो हमें इलाहाबाद जाना है। इलाहाबाद
का नाम सुनकर ही मेरी रूह कांप उठी। जर्गन कहने लगा, चलो, मैंने वादा किया था ना कि मैं तुम्हें तुम्हारे बेटे से जरूर मिलवाऊंगा। मैं जर्गन के साथ इलाहाबाद गई क्योंकि यहाँ इलाहाबाद में ही जर्गन की ड्यूटी थी। वह पोस्ट ऑफिस में पोस्टमैन था। उसको एक सरकारी फ्लैट मिली हुई थी, वहीं पर मुझे ले गया। हम दोनों वहाँ पर बहुत हंसी खुशी जिंदगी बिताने लगे। 2 साल के बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई और यहाँ इलाहाबाद के अस्पताल में मेरा इलाज चल रहा था। जो बच्चा मेरे पेट में था वह बहुत कम मोमेंट करता था और समय समय पर मेरा चेकअप भी होता रहता था। डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट बताया था। मेरी खाला भी यहाँ मेरे साथ आ गई थी क्योंकि मुझे देखने वाला कोई नहीं था। खाला मेरी बहुत देखभाल कर रही थी और जगरन भी मेरी बहुत ख्याल रख रहा था। मेरी जिंदगी तो बहुत खुशगवार बीत रही थी। मेरा 9वां महीना चल रहा था। अस्पताल वालों ने मुझे 15 दिन पहले ही एडमिट करवा लिया था क्योंकि मुझे बड़ा ऑपरेशन से बच्चा होना था। मैं यहाँ के वार्ड में टहल रही थी, तभी मेरी नजर एक आदमी पर पड़ी जो कि बहुत परेशान दिखाई दे रहा था। शायद मैं उसे आदमी को अच्छी तरह से पहचान सकती थी क्योंकि वह आदमी कोई और नहीं, मेरा पहला पति जोरान था। वह काफी परेशान दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे अभी रो देगा। कुछ ही दूरी पर मैंने जोरान के माँ बाप को भी देखा। जब उन दोनों को देख लिया तो मैंने अपने आप को छुपाना चाहा क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं उन लोगों के सामने जाऊं। मुझे उन लोगों से सख्त नफरत थी। डॉक्टर के काउंटर पर पता किया तो डॉक्टर ने जो बात बताई मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। उसने बताया कि मेरे पहले पति की पत्नी मर चुकी है, इसीलिए वह आदमी इतना परेशान है। सुबह सुबह ही उस औरत को एडमिट कराया गया था और उसका कई सालों से कैंसर का इलाज हो रहा था, जो कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि उसका बचना बहुत मुश्किल है। कैंसर की वजह से ही आज वह इस दुनिया को छोड़कर चली गई है। मैं डॉक्टर की बात सुनकर बिल्कुल हैरान रह गई और मुझे बहुत जोरों का दर्द उठने लगा और मैं भी बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मेरा दूसरा पति मेरे सामने खड़े बहुत परेशान दिखाई दे रहे थे और मेरी खाला भी मेरे पास खड़ी थी। उन्होंने जो खबर सुनाई मैं तो खुशी के मारे झूम उठी थी। मैं हिलना चाह रही थी लेकिन खाला ने मना कर दिया कि तुम आराम करो क्योंकि तुम्हारा बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है और यह बच्चा ऑपरेशन से ही हुआ है और मैं एक बेटे को जन्म दिया था। जर्गन परेशान था क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी। वह मेरे लिए बहुत परेशान था। मैंने उसको एक बड़ी सी स्माइल करके दिखाया और बोला, देखो जर्गन, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और तुम भी खुश हो जाओ, हम दोनों का बच्चा इस दुनिया में आ चुका है। हम लोग अस्पताल से डिस्चार्ज होकर अपने फ्लैट में आ गए। तब मैं खाल को और अपने पति को वह सारी बात बताई जो मैंने हॉस्पिटल में सुना था। फिर मैं अपनी बाजी को भी फोन मिलाया और उनसे भी बात की और उनको खुशखबरी भी दी और जो मैंने हॉस्पिटल में देखा था वह बात बिल्कुल सच थी। मेरे पहले पति की पत्नी मर चुकी थी, अब उसका बहुत बुरा हाल था। मेरी बहन भी कतर से इलाहाबाद आ चुकी थी, वह भी मुझसे मिलना चाह रही थी। मेरी बहन मेरे पहले बेटे को लेकर मुझसे मिलने आई। मैंने अपने बेटे को देखकर अपने कलेजे से लगा लिया। मेरा बेटा अब काफी बड़ा हो चुका था, वह पूरे 9 साल का था, पर वह मुझे बिल्कुल नहीं जानता था। उसको देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वह बिन माँ के पला है। वह तंदुरुस्त था, खूबसूरत था और बहुत उदास था। मैंने उससे उदास होने की वजह पूछी तो वह बहुत रो पड़ा और बोला कि मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है, मुझे मेरी माँ बहुत याद आ रही है। मैं उस बच्चे को क्या बताती, मैं उसकी असली माँ थी, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। उसको सीने से लगाकर बड़ा सुकून महसूस किया। मेरी बाजी ने बताया, मेरा पति जोरान अपने किए पर बहुत शर्मिंदा है। उसने कहा कि तुम हारी बद्दुआ मेरी पहली पत्नी को खो गई है, वह तुमसे माफी मांगना चाहता है। मैं तुम्हें फिर से अपनाना चाहता है, लेकिन उसे क्या पता कि तुम्हारी शादी हो गई है और तुमने एक बच्चे को जन्म भी दे दिया है। जब उसे यह खबर मिलेगी तो वह और ज्यादा टूट जाएगा और मैं उसे यह खबर जरूर सुनाऊंगी
और तुम्हारे बेटे को तो मैं पालूंगी क्योंकि मेरी अभी तक कोई औलाद नहीं हुई और तुम्हारे जीजा कहते हैं कि मैं उसे अपनी औलाद से बढ़कर मानूंगा। मैंने भी अपने ममता को समझा लिया और सुकून महसूस किया। कोई बात नहीं, मेरा बेटा मेरी बहन के गोद में ही रहेगा। मैंने तो अपनी सौतन को कोई बद्दुआ नहीं दी थी। शायद मेरी आह ने जोरान को सजा देनी चाहिए क्योंकि वह अपनी पहली पत्नी की वजह से ही मुझको ठुकराया था। अगर उसको इतना ही अपनी पहली पत्नी से प्यार था तो उसने मुझसे शादी क्यों किया था? अपने घर से भाग जाता, अपने माँ बाप से मना करता, लेकिन उसने मुझ मासूम पर अपनी मर्दानगी दिखाई। मुझे उस छोटी सी उम्र में बर्बाद करके रख दिया। उसकी सजा तो ऊपर वाला ने उसे दे दिया है। इससे बड़ी सजा और कोई नहीं होगी क्योंकि अब पल पल तड़पेगा। ना तो उसकी पहली पत्नी रही और ना ही दूसरी पत्नी उसे मिल सकती है। बाजी मुझसे और मेरे बच्चे से मिलकर अपने घर चली गई। जब उसने यह खबर सुनाई तो सच में जोरान बिल्कुल पागल सा हो गया था। उसने एक कमरे में अपने आप को कैद कर लिया था। नहीं वह खाना खाता था, ना ही किसी से बात करता था। उसके माँ बाप भी उसके लिए बहुत परेशान हैं। जोरान का कहना है कि मैं एक बार जरूर जरीना से माफी मांगूंगा। शायद जरीना मुझे माफ कर दे, चाहे तो अपने बेटे को ले जाए। लेकिन मैंने अपने बेटे को अब अपनी बहन को सौंप दिया है क्योंकि वह बे औलाद है और मैं अपने पहले पति से कभी सामना नहीं करना चाहती। मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। मैंने बाजी से साफ साफ मना कर दिया है। मैं उस नीचे आदमी से कभी नहीं मिलना चाहती। चाहे वह मर भी जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों यह थी हमारी आज की कहानी। आपको सुनकर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। मैं मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।